Hello student, I am Prajapati sir, class 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को मैंने गूगल मीट के थ्रू पढ़ा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। उसमें कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप लोग तैयार करें। एक आता है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन। सिल्क रूट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैंने बताया कि सिल्क रूट का इम्पोर्टेंस में पहला इम्पोर्टेंस है कि ये जो रूट था जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जिसके द्वारा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी होते थे। फिर मैंने बताया था इसी रूट के थ्रू चाइनीज़ पॉटरी, इंडिया से गुड स्पाइसेस यूरोप को जाते थे और यूरोप से प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर भारत और एशिया देशों को आते थे। फिर मैंने बताया था इसी रूट के थ्रू कल्चरल एक्सचेंज हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से श्रीलंका और अन्य देशों में इसी रूट के थ्रू हुआ। जो मुस्लिम प्रीचर्स थे सिल्क रूट के थ्रू ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए। तो ये कल्चर और फूड ट्रेवल्स भी इसी रूट्स के थ्रू हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे। तो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ सिल्क रूट को मैंने संक्षेप में बताया, इसको ब्रॉड में आप लिखेंगे। तो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट क्या था मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स लेवल पर आता है कि कॉर्न लॉ को क्यों लगाया गया? गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में कॉर्न लॉ क्यों लगाया? तो कॉर्न लॉ इसलिए लगाया गया था क्योंकि ब्रिटेन में जो एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही थी। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड फार्मर ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि अगर कॉर्न लॉ एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया जाएगा तो ब्रिटेन की एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाएगी, जिसके प्रेशर से वहाँ की सरकार ने कॉर्न मीन्स मक्के की आयात पर रोक लगा दी। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है फिर कॉर्न लॉ क्यों समाप्त किया गया, क्यों स्क्रैप किया गया, इसके इम्पैक्ट क्या पड़े? तो कॉर्न लॉ समाप्त इसलिए किया गया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा हो रहा था। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा था ड्यू टू इंडस्ट्रीज, और कॉर्न लॉ के बैंड होने से सभी को हाई रेट पर कॉर्न अवेलेबल हो पा रहा था, जिसके कारण बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो अर्बन एरियाज के ड्वेलर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि अगर कॉर्न लॉ को एबॉलिश नहीं किया जाएगा तो ब्रिटेन की पोजीशन इकोनॉमिकल ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी पोजीशन खराब हो जाएगी क्योंकि उनके सामने खाने की समस्या आ रही है। इसलिए कॉर्न लॉ को एबॉलिश किया गया। ओके, माय थर्ड क्वेश्चन इज इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या चेंज हुए? तो 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या चेंज हुए उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग बात करें 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म आ गया। रेलवेज, स्टीम इंजन, स्टीम भाप की जहाज शिप, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ के आने से बहुत ही सुधार हो गया। रेलगाड़ियों से जगह जगह रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने लगे ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजिली पहुंचाया जा सके। खासकर टेक्नोलॉजी का गुड इम्पैक्ट पड़ा 1870 में। हम लोग देखते हैं यूरोप पर कि पहले जो अमेरिका से यूरोप जो मीट सप्लाई होता था वो लाइव जिंदा जानवरों को सी रूट के थ्रू जो थे
उनको भेजा जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे एनिमल्स रास्ते में मर जाते थे या तो उनके वेट लूज हो जाती थी, जिसके कारण वहाँ पर जो मीट का कॉस्ट बहुत ही हाई था। इसलिए यूरोप में जो बड़े रिच पीपल थे वही मीट को एक्सेस कर पाते थे, पहुँच पाते थे, ले पाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से रिफॉर्म क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर शिप आ गई, जहाज आ गई, वातानुकूलित जहाज आ गई, जिससे मीट रेडी करके अमेरिका से यूरोप जाने लगा, जिससे चीप रेट में यूरोप में जो वहाँ के जो पुअर पीपल थे, गरीब लोग भी थे, वो मीट को ले पाते थे क्योंकि उनकी कीमत घट गई थी। इसके साथ साथ बटर, मिल्क, एग्स, ये भी इस रूट्स के थ्रू टेक्नोलॉजी के आने से, रेफ्रिजरेटर वाली जहाज आने से बहुत ही अच्छे ढंग से एक कंट्री से दूसरे कंट्री चली जाती थी। तो 19वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के आने से जो रेलवेज की नेटवर्किंग हो गई, जगह जगह रेलवे के ट्रैक्स बिछाए जाने लगे ताकि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ले जाया जा सके। टेलीग्राफ के आने से, स्टीम के जहाज आने से बहुत ही रिफॉर्म हो गए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 19वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के आने से क्या सुधार हुआ। ओके, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका में कॉलोनिज्म सेटअप करने के लिए स्पेनिश एंड पोर्टुगीज ने कौन से आर्म्स का यूज किया। तो अमेरिका में कॉलोनिज्म सेटअप करने के पीछे क्या रीजन थे, तो इसके पहले मैंने लेक्चर में बताया है, क्लास में भी, कि यूरोप का पॉपुलेशन 19वीं सेंचुरी में बहुत ही फास्ट बढ़ रहा था। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा था क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहे थे और जिसके कारण डिजीज फैल रही थी, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम थी और रिलीजियस इन्फ्लिक्ट था, धार्मिक असंतोष था। ये सारे तमाम समस्याएं थी उस समय। और अमेरिका में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ का वास्ट लैंड था, अच्छी कृषि के लिए ज़मीन थी, मिनरल्स की फैसिलिटीज़ थी, अच्छे अच्छे माइंस थे। ये सारे कारण थे जिसके कारण यूरोपियंस जो थे अमेरिका की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो आता है कि अमेरिका पर कॉलोनिज्म सेटअप करने के लिए यूरोपियंस ने क्या किया। खासकर मैं बात करूं यूरोपियंस में पुर्तगाली एंड जो स्पेनिश, तो उन्होंने देखा कि फोर्स के बल पर, आर्मी के बदौलत तो हम अमेरिका को जीत नहीं पाएंगे और इसीलिए बहुत सालों वर्षों तक अमेरिका जब अलग रहने के कारण पूरी दुनिया से अलग था, इसीलिए उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, ना उनके इम्यून सिस्टम डेवलप थे, ना उनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता थी और इस बीमारी से बचने का उनके पास ना कोई वैक्सीनेशन था। इसलिए यूरोपियंस में पुर्तगालीज एंड स्पेनिश ने सोचा कि क्यों ना स्मॉल पॉक्स के थ्रू हम लोग जो अमेरिका को अपने वश में किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीमारी जो स्मॉल पॉक्स का सहारा लिया। उसके जब वो वहाँ पर गए तो उनके जो सिपाही थे, जो आर्मी के जो सिपाही थे, उनके थ्रू ये बीमारियाँ वहाँ फैल गई। जबकि यूरोपियंस को स्मॉल पॉक्स से डिजीज से बचने के इम्यून सिस्टम उनके पास डेवलप थे और उनको जानकारी थी कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन अमेरिका को इस बीमारी का पता नहीं था, इससे बहुत सारे जो लोग मारे गए अमेरिका में और बहुत ही ईजिली ढंग से, अच्छे ढंग से स्पेनिश एंड पोर्टुगीज ने अमेरिका पर अपना कब्जा जमा लिया। ओके, फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पोस्ट वर्ल्ड वार को इंडस्ट्रियल
वार क्यों कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल वार इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मशीन गन, टैंक्स, हवाई जहाज, केमिकल वेपन्स का यूज किया गया। इसके द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी, इसलिए जो वार को मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार के नाम से जाना जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या पड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945, दैट मीन्स 6 ईयर्स तक चला। इस वार में 2 ब्लॉक में लड़े गए, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें क्या इम्पैक्ट पड़े, तो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए, 6 करोड़ लोग, जो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करें तो 3% था उस समय के वर्ल्ड के पॉपुलेशन की, दैट मीन्स 1939 के वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें। फिर ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ा। इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें यूरोप और एशिया के बहुत सारे लैंड डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि केमिकल वेपन्स का यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई। फिर मैंने ये भी बताया था कि इसमें 2 पावरफुल कंट्री, एक यूएस और एक सोवियत संघ शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट 1929 में अमेरिका के ऊपर क्या पड़ा? तो मैंने वो बताया था कि ओवर प्रोडक्शन होने के कारण फार्मर के जो सामान थे बिक नहीं पा रहे थे, बहुत सारे बैंक्स भी क्लब्स कर गए थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी, ये भी मैंने बताया। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, ब्रेटन वुड्स क्या है, और तो ब्रेटन वुड्स 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड जगह में हुआ था, इसीलिए इसका नाम ब्रेटन वुड्स पड़ा। इसके बाद इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था ताकि विकासशील और विकसित देशों को जो ट्रेड में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा था उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ठीक किया जाए, कैसे स्थिरता लाई जाए, कैसे फिक्स एक्सचेंज रेट किया जाए और कैसे एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए ब्रेटन वुड्स संगठन बनाए गए थे। फिर मैंने डिस्कस किया था कि ब्रेटन वुड्स, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा था? तो मैंने बताया था कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्री को जापान की इनकम और ट्रेड की रेट बहुत ही बढ़ गई। 1950 टू 70 में मैंने बताया था 8% से ज़्यादा विकास दर, व्यापार की विकास दर बढ़ गई, और रोज़गार की बात करें तो 5% की एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही थी। इस काल में, इस पीरियड में बेरोजगारी जो है 5% से भी कम हो गई थी, और इस समय रोजगार के अवसर ज़्यादा मिल रहे थे ब्रेटन वुड्स के आने से, और जो विकासशील देश हैं उनकी भी कंडीशन अच्छी हो रही थी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी में क्या पड़ा। मैंने बताया था ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ट्रेड, व्यापार पर, इसके बाद मैं बताया था पीजेंट्स पर, फार्मर पर, और अर्बन एरिया में क्या पड़ा था, ये मैंने इसको डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आते हैं, इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, एक मैंने टॉपिक डिस्कस की थी, और व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रेड सरप्लस, व्यापार अधिशेष क्या था, और ट्रेड सरप्लस में ब्रिटेन को क्या क्या फ़ायदा हुआ, और ब्रिटेन जो ट्रेड सरप्लस से पैसे मिलते थे और ब्रिटेन उसका किन किन
फील्ड में, किन किन सेक्टर में उसका यूज करता था। तो आज हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया। आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन करो, आप लिखिएगा, और आपको इफ हैव एनी डाउट विल आस्क द गूगल मीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात कर सकते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।